नमस्कार साथियों, मैं सुधांशु तिवारी अद्वैत आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए हाजिर हूं करंट अफेयर का सेशन लेकर के रोज वाला। आइए हम आज के इस करंट अफेयर को शुरू करते हैं और इस बात पे मंथन करते हैं कि पिछले 24 घंटों में क्या क्या घटा है। और एक सब्जेक्ट जो कि करंट से सरकारी योजनाओं से रिलेटेड है, उस पर जैसा कि हम चर्चा करना प्रारंभ किए हैं वो करेंगे। ये करने से पहले आप सभी के लिए सूचना है कि अद्वैत आईएएस आपके लिए लाया है अभ्यास प्रोग्राम, जिसके तहत हम कंप्लीट जनरल स्टडी यूपीएससी और यूपीपीसीएस के छात्रों के लिए करवा रहे हैं। आप सभी लोग इसका लाभ उठाइए और साथ ही साथ में सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए अपने विचारों को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे हम और अधिक मोटिवेट हों और आपके लिए और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस ला सके। आइए प्रारंभ करते हैं। तो जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो डिजिटल इंडिया में साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना। ठीक है, तो किस तरह से डिजिटल इंडिया, आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। जितना ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो रहा है उतना ज्यादा ही साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, और जब ज्यादा साइबर अपराध बढ़ रहे हैं तो यूपीएससी का प्रश्न हर वर्ष इससे एक आ रहा है। तो आज हम लोग जो पड़ताल करेंगे वो डिजिटल इंडिया की साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या किया गया है, कौन कौन सा प्रकार होता है और आप क्या क्या कर सकते हैं अगर आपके साथ में ये धोखाधड़ी हुई है। तो जैसे मोदी जी का एक कोट है कि मैं एक ऐसे डिजिटल इंडिया का सपना देखता हूं जहां साइबर सुरक्षा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न अंग बन जाए। तो कहीं ना कहीं से आज के डेट में जो साइबर सुरक्षा है वो अति आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए कुछ डाटा है कि लगभग 86% से अधिक घर अब इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। भारत में साइबर सुरक्षा की घटनाएं वर्ष 2022 में 10.29 लाख से बढ़कर के वर्ष 2024 में 22.6 लाख हो गई हैं। ठीक है, और केंद्रीय बजट 2025-26 में साइबर सुरक्षा की परियोजना के लिए 782 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। साइबर धोखाधड़ी से जुड़े 9.42 लाख से अधिक सिम कार्ड, लगभग 2,63,348 IMEI नंबर्स को ब्लॉक किया गया। IMEI नंबर क्या होता है? जो हमारे फोन का सीरियल नंबर होता है, IMEI नंबर होता है। अगर आप IMEI नंबर से किसी, आपका फोन है जो खो गया है, वो IMEI नंबर से आप जाके उसको ब्लॉक करते हैं तो आपके मोबाइल का उपयोग और कोई नहीं कर सकता। और इसके लिए 9030 एक तत्काल साइबर सुरक्षा सहायता के लिए हेल्पलाइन बनाई गई है। ठीक है, भारत में साइबर स्पेस पहले से कहीं अधिक व्यस्त है। हर दिन लोग करोड़ों का लेन देन कर रहे हैं। लगभग 86% से अधिक परिवार अब इंटरनेट से जुड़ चुके हैं, जो डिजिटल पहल के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है। बढ़ते डिजिटल परिदृश्य ने नागरिकों को अपनी उंगली पर डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। साथ ही इसने साइबर धोखाधड़ी के लिए पहले से संभावनाओं को और अधिक प्रबल बना दिया है, जिससे साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गई है। साइबर धोखाधड़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाने वाली भ्रामक गतिविधियों के संदर्भ में, जैसा कि अनाधिकृत पहुंच, डेटा चोरी और ऑनलाइन घोटाले, जिसका अक्सर पीड़ित के लिए उसके पैसे, उसके अकाउंट से पैसे निकालना या किसी तरीके से उससे पैसे निकालने के लिए उपयोग होता है, ये एक बड़ी समस्या बन चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वही डाटा जो हमने पहले बताया था, तो लगभग 28 फरवरी 2025 तक जो है साइबर अपराध रिपोर्ट पोर्टल पर साइबर अपराध धोखाधड़ी की सूचना लगभग 36,65,000 रुपए थी। लगभग, ठीक है, 36,65,000 थी। जबकि यह संख्याएं बढ़ती चुनौतियों की ओर इशारा करती हैं कि लगातार भारत में क्या बढ़ रहा है साइबर सुरक्षा के लिए समस्याएं बढ़ रही हैं। ठीक है, और अगर आप देखिए तो कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि
साइबर सुरक्षा जहां पे अति आवश्यक है, आप कहेंगे कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फाइनेंस सेक्टर है, जो हेल्थ सेक्टर है और जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, ये 4 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे जो है साइबर थ्रेट के सबसे ज्यादा समस्याएं निकल कर आ रही हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, किस तरह से आपको फंसाया जा रहा है, तो एक तो आपको ऐसे कुछ जो है डेटा, कुछ लिंक भेज दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा इस लिंक पर क्लिक करिए। आपको एक बड़े मजेदार बात बताते हैं कि करीब 10 दिन पहले फोन आया मेरे मोबाइल पे। तो उन्होंने कहा कि आपको अपनी सरकारी योजना के लिए अप्लाई किया था, आपका पैसा आ गया है, हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करिए कि आप अपना यूपीआई नंबर दीजिए, हम डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मेरे दिमाग में फिर से वो घंटी बजी कि गवर्नमेंट यूपीआई से किसी के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करती। तो हमने अपना यूपीआई नंबर दे दिया। अब यूपीआई नंबर दे दिया तो उन्होंने 10 मिनट लगा के एक सोर्स कोड जनरेट किया और जिसमें मनी रिक्वेस्ट की बात की गई थी। ठीक है, 6,000 रुपए मनी रिक्वेस्ट की बात की गई थी। अब हमसे वो कह रहे हैं कि आप जाइए, आपके देखिए ऊपर आपके अकाउंट में जाइए, एक जो है लिंक होगा, उस पर क्लिक करिएगा और क्लिक करके आपका यूपीआई पिन मांगेगा। आप जैसे यूपीआई पिन मांगेगा वैसे ही आपके अकाउंट में, आप डालते ही आपके अकाउंट में 6,000 रुपए चले जाएंगे। हम उसको 10 मिनट पकाए। हम तो कह रहा है कि करेंगे, चाहिए कि नहीं चाहिए। हम कहे चाहिए, लेकिन हम ये भी जान रहे हैं कि आप फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ, हम शुरू से जान रहे हैं। फोन में काट दिया। तो एक चीज ये होती है। दूसरा है कि आपको लिंक भेजेगा, किसी के माध्यम से आप 5 करोड़ रुपए भी जीते हुए। ठीक है, ये जो है आपने जैसे क्लिक किया, आपका फोन हैक हो गया, आपके अकाउंट से पैसा निकल गया। आपको मेल आया, उससे आपने क्लिक किया, उससे पैसा आपका निकल गया। और तमाम इन्वेस्टमेंट लोन ऐप हैं जिसके माध्यम से आपके पैसे को जो है गायब किया जाता है आपके अकाउंट से। ठीक है, तो ये वो 4 चीजें हैं जिससे मोस्टली जो है साइबर फ्रॉड होते हैं। ठीक है, अगर देखिए तो साइबर धोखाधड़ी की उभरते परिदृश्य पता चलता है कि धोखाधड़ी किसी एक तरीके का शामिल नहीं है, बल्कि विविध रूप लेती है, जो कि अक्सर नए तकनीकों के उपभोगकर्ताओं के व्यवहार को अपनाती है। निवारक उपायों को सक्षम करने के लिए इन पैटर्नों का मानचित्रण करना महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में हैरान करने वाला वित्तीय प्रभाव, धोखेबाजों की वैश्विक पहुंच और संगठित अपराध की भागीदारी को दर्शा रहा है, जो अक्सर दक्षिण पूर्व एशिया में धोखाधड़ी के नेटवर्क से जुड़ा होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं से आप देखेंगे तो पाकिस्तान, भारत में भी एक पूरा गांव है, ठीक है, जो कि यही काम ही करता है। ठीक, अब आते हैं तो देखिए, आप आज के समय में हम ही थोड़ी एआई से जो है लैस हुए हैं। ये जो साइबर ठग हैं, ये भी एआई से लैस होकर के फिशिंग करके, जो डीप फेक का मामला, जैसे कोई वीडियो बना लेना। जैसे हुआ क्या कि पिछले कुछ दिनों में एक मोबाइल एप्लीकेशन था जो लोन बांटने की बात कर रहा था, वो लोगों को पैसा देता था। तो उसने क्या किया कि लखनऊ की एक लेडी थी, उससे उन्होंने लोन लिया। अब लोन लिया तो एक आध किस्त उनका छूट गया, वो नहीं दे पाई। अब जब वो एप्लीकेशन उन्होंने इंस्टॉल किया था, तो उस एप्लीकेशन में उनसे जो है एक्सेस मांगा उनके फोन तक, उनके कांटेक्ट तक। अब उनके फोन से उनका वीडियो जो है फोटो लिया उस ऐप ने, और डीप फेक की सहायता से
उसे एक पोर्नोग्राफी के वीडियो में लगा दिया कि वो महिला क्या है, जो वो एक पोर्नोग्राफी फिल्म में काम करने वाली हैं, कि जो है डीफेक की सहायता से ऐसे वीडियो बना दिए। अब क्या हुआ कि ऐसे वीडियो को वो उन्होंने उनको भेजा और कहा कि अगर आप मेरा पैसा नहीं देती हैं तो मैं आपको जो है ये वीडियो वायरल कर दूंगा। अब वे उनका पैसा दें उससे पहले वो वीडियो उनके ऑफिस में भेज दिया, क्योंकि ऑफिस करके नंबर से रो रहा होगा, उनके बॉस को भेज दिया होगा, उनके जानने पहचानने वालों को भेज दिया। और ये कोई ऐसी घटना नहीं है कि जो बनाई गई, अपने मन से बनाई कहानी है। बिल्कुल आप इसको बाद में जब ये मैटर उभरा तो इस पर बीबीसी ने भी एक क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्री बनाई है, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये एक साइबर फ्रॉड ही तो है कि आपने उसके फोटो का उपयोग कर लिया। तो बाद में उस एप्लीकेशन को, क्योंकि वो महिला, नॉर्मली महिलाएं क्या करती है ऐसी स्थिति में, क्या कह सकते हैं कि सुसाइड वगैरह करने की सोचते, लेकिन वो प्रभावशाली महिला, वो इतना गट्स वाली महिला कि उन्होंने उस थाने में उसकी शिकायत की और बाद में काफी जो है बड़ा मुद्दा बन गया नेशनल लेवल पे और उस ऐप को बैन भी करना पड़ा। ठीक है, श्री राम ऐप आप सभी लोग जानते हैं और भारत का सबसे पसंदीदा डिजिटल नहीं श्री राम महादेव ऐप है। ठीक है, भारत का सबसे पसंदीदा डिजिटल मोड जो आप देख रहे हैं यूपीआई है। अब इससे भी लगातार जो है धोखाधड़ियां बढ़ रही हैं, आपको भी कभी न कभी जरूर फोन आए होंगे। और सट्टेबाजी ऐप जो है, जो अभी तो भारत में बैन हो चुकी है, लेकिन जब तक थी वो तब तक वो भी लूटने का एक बड़ा वो बन गया था। तो ये चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कि ऐसे में एक बड़ी समस्या है कि कैसे इसको रेगुलेट किया जाए। अगर भारत में साइबर स्पेस को सुरक्षित करने वाले कानूनों की बात की जाए तो आईटी एक्ट 2000 से इसको हम क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। आईटी एक्ट, आईटी लॉ, आईटी नियम, मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 जो सोशल मीडिया के मध्यस्थ डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मार्केट प्लस को जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। उसके बाद डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, ठीक है, ये भी जो है इस क्षेत्र में जो व्यक्तिगत डेटा और कानूनी रूप से उपयोगकर्ता को सहमति सुरक्षा प्रदान किया जाए, इसका विधिवत ध्यान देते हैं। इसके ये है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए वही है कि जो क्या क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ठीक है, साइबर लॉ इन इंडिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कि ये चीजें काफी ज्यादा इस समय पर चर्चा में है, इस समय पे चल रही हैं। आप देखें तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम अभी बनाई गई है, जो कि फिशिंग क्या होता है, जैसे आपको किसी तरीके से, जैसे आपको कोई लिंक भेजकर, आपसे ओटीपी मांगकर या फिर एनीडेस्क का यूज करके अगर आपको कोई कहे कि आप अपने फोन में एनीडेस्क, फोन या मोबाइल में एनीडेस्क इंस्टॉल करो और उसका कोई कोड पूछे, तो बिल्कुल आप इसको नहीं बता, क्योंकि ये क्या है, ये मॉलवेयर, फिशिंग इत्यादि का क्या है, एक बड़ा रैकेट चलाने वालों का काम हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अभी आप देखेंगे तो कानून जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है धारा 2000 की धारा 70A के तहत नामित राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना और अवसंरचना केंद्र भारत में महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है, जो यह बैंकिंग, दूरसंचार, बिजली और पानी और परिवहन जैसे क्षेत्रों के हितधारकों के साथ में घनिष्ठ समन्वय का कार्य करती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा
और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। निरंतर निगरानी, जोखिम मूल्यांकन और क्षेत्र विशिष्ट दिशा निर्देश जारी करने के माध्यम से एनसीआईईपीसी रक्षात्मक क्षमताओं को मजबूत करना और उन खतरों को कम करना जो अन्यथा आवश्यक सेवाओं से समझौता करते हैं। ठीक है। और आप देखेंगे इसी तरह से गृह मंत्रालय के स्थापित साइबर अपराध समन्वय केंद्र, ये भी धोखाधड़ी से जुड़े चीजों को क्या करते हैं, टैकल करते हैं। आप देखेंगे भारत में साइबर सुरक्षा मजबूत करने के प्रयास में केंद्र सरकार ने 2025 में साइबर सुरक्षा परियोजना के लिए 782 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल भी बनाया गया है। आपको जब ऐसी कोई आपके साथ धोखाधड़ी हो तो आप जाइए और www.cybercrime.gov.in पर जाकर के अपनी बातों को वहां पे रख सकते हैं। ठीक है। और इतना ही नहीं बल्कि आप 9030 पर भी कॉल करके आप अपने साथ हुए साइबर अपराध को रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे होने वाले जो संभावित नुकसान है उसको कम किया जा सकता है। तो आप इस चीजों को देख रहे हैं कि इन चीजों का उपयोग आप व्यक्तिगत रूप से जागरूक होने के लिए और कहीं न कहीं अगर साइबर सुरक्षा को लेकर के कोई क्वेश्चन आता है, कोई आर्टिकल आता है, कोई या फिर आपका बहुत अच्छा निबंध आता है इस पर, तो आप उससे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए अंतर विषय साइबर जो भौतिक प्रणाली पर राष्ट्रीय मिशन, जिसमें साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि के उन्नत अनुसंधानों और नवाचार को बढ़ावा देकर साइबर सुरक्षा और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खतरे का पता लगाने के लिए उपकरणों, प्लेटफॉर्मों, पद्धतियों का विकास करने में समर्थन करके मिशन व्यक्तियों, व्यवसायियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को लक्षित करके साइबर धोखाधड़ी की पहचान करके और उन्हें रोकने की भारत की क्षमता को मजबूत करना, ये जो है सारी पहले इसके तहत की जा रही है। आप इसके लिए आप देखिए महिलाओं और बच्चों के लिए लगातार, जैसे आप देखेंगे तो महिलाओं के साथ जो हमने आपको लखनऊ में बताया वो कांड हुआ। बच्चों का अब ब्लू वेल गेम आई थी जो बच्चों को इस तरह से उनको हिप्नोटाइज कर देती थी कि वो अंत में जाकर के सुसाइड कर लेते थे। तो आप इसके लिए क्या कर, साइबर अपराध जांच, डिजिटल फॉरेंसिक निवारण उपायों के लिए आप देखेंगे लगभग 24,600 से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिससे हम इस तरह की चीजों को रोक सके। ठीक है। अब देखिएगा कि हम जो है क्या क्या कर रहे हैं। तो साइबर हमलों का जो है, साइबर हमलों पर और साइबर इसमें आतंकवादी हमले, अब सोचिए ना कि अब साइबर हमले कितना बड़ा हो गया है कि अमेरिका कहता है कि अगर हमारे ऊपर आप साइबर हमला भी करते हैं तो हम आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन से हमला कर देंगे। ठीक है। और एक ऐसा मंच बनाया गया जिसमें सभी जितने भारत के साइबर सुरक्षा के जो है उपाय हैं उन सभी के बीच में समन्वय हो, सहयोग हो। और इसके अलावा साइबर सुरक्षा अभ्यास भी बार बार किया जाता है कि किस तरह से हमारी कंपनियां जो ऐसी कंपनियां जो कि साइबर सुरक्षा के लिए हैं वो क्विक रिस्पांस के लिए तैयार है। तो भारतीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2025 21 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में आयोजित किया गया। इसमें साइबर अनुकूलता और मजबूत बनाने और भारत की प्रतिबद्धता को पुष्ट करना है। यह अभ्यास साइबर सुरक्षा पेशेवरों, नियामकों और नीति निर्माताओं सहित 600 से अधिक प्रतिभागियों के बीच में हुआ। ठीक है। अब आपको वो चीज यानी जैसे युद्धाभ्यास होता है वैसे साइबर सुरक्षा अभ्यास हो रहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है इसमें। ठीक है। कब से कब तक हुआ?
तो 8 से 11 अक्टूबर तक यशोभूमि दिल्ली में हो रहा है। ठीक है। इसकी थीम क्या है? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। क्या है? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो ये रहा आपका डिजिटल इंडिया को लेकर के जिस तरह से साइबर थ्रेट की बात किया जा रहा है, जिस तरह से और सारी चीजें की बात की जा रहा है, तो कहीं न कहीं से हमारे लिए साइबर सुरक्षा आवश्यक है। हम जितना ही ज्यादा ऑनलाइन बिजी होंगे उतना ज्यादा ये मुद्दा हमारे लिए आवश्यक होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आज का हमारा जो दूसरा न्यूज है वह भारत को सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये तो किसने किया है? तो अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंच ने जो है संघ ने यह पुरस्कार दिया है। कहाँ दिया है? तो ये दिया है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच 2025 में दिया गया है। ठीक है, ये चीजें भारत की ओर से यह पुरस्कार केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने ग्रहण किया और यह पुरस्कार पाने वाला भारत 5वां देश बन गया है। ठीक है, ये क्यों दिया गया? कहा गया कि भारत में जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज है वो बढ़कर के 64% हो गई है और कहा गया कि सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसीलिए ये पुरस्कार भी दिया गया। ठीक, ये चीजें। अब आइए आगे बात करते हैं कि भारत 2025 आईयूसीएन कांग्रेस में पहली रेड लिस्ट जारी करेगा। तो जो जैव विविधता संरक्षण पे ऐतिहासिक कदम के रूप में भारत 9 से 15 अक्टूबर के बीच अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 में पहली राष्ट्रीय रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, नेशनल रेड लिस्ट फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज का अनावरण करेगा। यह सूची भारत की अनूठी जैव विविधता को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसका उद्देश्य संकटग्रस्त प्रजातियों का पहचान करना और राष्ट्रीय संरक्षण प्राथमिकताओं को सशक्त बनाना है। ये क्या महत्व रखता है? तो रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज मूल रूप से प्राकृतिक जो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा तैयार किया जाता है। यह किसी भी प्रजाति के विलुप्त जोखिम का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने का प्रमुख वैश्विक उपकरण है। भारत की पहली रेड लिस्ट का उद्देश्य देश के समृद्ध वनस्पतियों और जीव जंतुओं की स्थिति को देश के विशिष्ट स्तर तक ट्रैक करना है। इस पहल से क्या होगा? तो इस पहल से वैज्ञानिक डाटा उपलब्ध होगा जिससे संरक्षण संबंधी निर्णयों में सहायता मिलेगी। संकटग्रस्त प्रजातियों और आवासों को प्राथमिकता देने में मदद मिलेगी। जैव विविधता पर सम्मेलन के अंतर्गत में जो लक्ष्य रखे गए हैं हम उनको बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं। अब आईयूसीएन के साथ अगर भारत के संबंध देखें तो भारत 1969 में ही आईयूसीएन का जो है स्टेट मेंबर बन गया। भारत ने संरक्षण विज्ञान के नीति निर्माण में लंबे समय से योगदान दिया है, लेकिन यह पहली बार है जब देश स्वयं का अपना रेड लिस्ट जारी कर रहा है। यह भारत की नेचर पॉजिटिव इकोनॉमी की दिशा में कदम है जो कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है, की प्रतिबद्धता को प्रेरित करेगा। अब आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 के बारे में अगर कहें तो यह हर 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है और वैश्विक संरक्षण और सतत विकास से जुड़ी सबसे प्रभावी बैठकों में से एक है। ठीक है,
लगभग 1400 से अधिक सदस्य देश है। इसमें सरकारें हैं, एनजीओज हैं और बहुत सारे समुदाय। इसके अलावा यह जैव विविधता, जलवायु नीति और सतत विकास के विशेषज्ञों की समितियों को भी आमंत्रित करता है, जो भविष्य के को संरक्षण करने की नीति पर मतदान करते हैं। जो 2025 में होने वाला थीम है, उसमें 5 थीम है। पहला है संरक्षण कार्यों को सुदृढ़ीकरण करना और विस्तार करना। दूसरा, जलवायु जोखिमों को कम करना। तीसरा है संरक्षण में समानता सुनिश्चित करना। चौथा है प्रकृति पॉजिटिव अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण। पांचवा है संरक्षण में नवाचार और नेतृत्व। ठीक है, तो ये 5 जो है इस वर्ष जो अबू धाबी में हो रहा है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025, इसकी ये थीम होगी। कितनी थीम है? 5 थीम है। ठीक है, तो ये पांचों आप लोग एक बार से देख लीजिएगा बेहतर तरीके से, उसको रट लीजिएगा। पिछली कांग्रेस 2021 में हुई थी, जो मार्सोई फ्रांस में हुई थी, जिसमें लगभग 9200 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए थे। ठीक है, ये चीजें हैं। भारत में जैव विविधता और रेड लिस्ट का दायरा अगर कहें तो भारत दुनिया का 17 मेगा डाइवर्स देश है। ठीक है, 17वां। लगभग 45,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं और लगभग 1 लाख से अधिक डॉक्यूमेंटेड पशुओं की प्रजातियां हैं, जिसमें आप देखेंगे पश्चिमी घाट, हिमाचल और सुंदरबन जैसे अद्वितीय इकोसिस्टम भारत में भी ही हैं। भारत में 3 जो है हॉटस्पॉट भी हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट। ठीक है, अब राष्ट्रीय रेड लिस्ट में कौन कौन शामिल होगा? तो स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, उभयचर, कीट और पौधे, ये 5 कैटेगरी होगी उसमें। ठीक है, इसमें क्या होगा? अत्यधिक संकटग्रस्त, असुरक्षित और लगभग संकटग्रस्त, ये 4 कैटेगरी होगी जिसमें हम जो है उसको रखेंगे। अत्यधिक संकटग्रस्त में संकटग्रस्त, असुरक्षित और लगभग संकटग्रस्त, ये 4 कैटेगरी में हम इनको जो है क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। डेटा कहाँ से लेके? जैसे अगर किसी का आवास का निवास हुआ है, आक्रामक प्रजातियों द्वारा उनका जो है उनको समस्या हुई है। ठीक है, उसके अलावा प्रदूषण से अगर किसी को समस्या हुई है, तो ये चीजें वहां पे काफी ज्यादा देखी जाएंगी। आप देखेंगे तो भारत का प्रतिनिधित्व और वैश्विक प्रभाव की बात करें तो भारत का नेतृत्व कीर्तिवर्धन सिंह करेंगे, जो जैव विविधता शासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करेंगे। ठीक है, अगर सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख वैश्विक व्यक्तित्व की बात करें तो है, आप देखेंगे एस्ट्रिड शोमेकर, जो कार्यकारी सचिव हैं बायोडायवर्सिटी के, कंजर्वेशन ऑन बायोडायवर्सिटी। मुख्तार बाबायेर, जो COP29 के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, ग्रेथेल एग्लिवर, जो महानिदेशक हैं, एगविलर, जो कि IUCN के क्या है? महानिदेशक हैं। और आप देखेंगे रिकी ग्रेज, जो ग्रैमी विजेता संगीतकार और पर्यावरण जो है दूत है। ठीक, भारत के प्रमुख पहलों की अगर बात करें तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, राष्ट्रीय जैव विविधता और मानव कल्याण मिशन को भी प्रदर्शित करेगा भारत, जो अपने प्रमुख पहले हैं उनको, और साथ ही नई राष्ट्रीय रेड लिस्ट को जो की रूपरेखा भी प्रस्तुत करेगा। ठीक है, अब आते हैं सर्क्रिक विवाद पर। तो सर्क्रिक रेखा है एक, जो क्या कहते हैं, जो हमारी बाउंड्री लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगर आप देखिए तो ये शायद मैंने फोटो तो डाली थी, शायद नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एक जो गुजरात में एक क्षेत्र है जहां पे दलदली भूमि है। अब उस दलदली भूमि में जो रेड क्रिप लाइन है वो क्या करती है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में लगभग 96 किलोमीटर लंबी रेखा बनाती है। और कहा गया कि इसके जो ये जो दलदली भूमि है, इसके उस साइड पाकिस्तान और इस साइड भारत होगा। ठीक है,
क्योंकि हो क्या रहा है कि कहा जाता है कि अगर किसी प्राकृतिक जो है जो है कारकों से अगर सीमा का वो किया जाता है, विभाजन किया जाता है, तो जैसे मान लीजिए एक नदी है, इस नदी कहा गया कि ये नदी जैसे गंगा नदी है, जो भारत मेघना नदी जो भारत और बांग्लादेश की कुछ देर तक जो है वो बनाती है, सीमा बनाते हैं। तो क्या हुआ कि जब इसमें बाढ़ आई तो ये नदी जो है अपना रास्ता चेंज करती है, तो ये नदी बांग्लादेश की तरफ बढ़ गई। अब ये नदी अब भारत का जो क्षेत्र होगा वो यहां तक माना जाएगा और बांग्लादेश का क्षेत्र यहीं तक माना जाएगा। मेन प्रॉब्लम यही है। इसमें सबसे बड़ी बात है तो इसमें तेल भी हो सकता है, तेल गैस हो सकता है, ठीक है। और अगर यहां तक रहेंगे तो आप देखेंगे कि जो कहा जाता है ना, जो कोस्टल लाइन है, यहां से 200 नॉटिकल माइल किसी देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, जहां पे वह देश संसाधनों का खोज कर सकता है। तो कहा गया, तो इसमें कहा गया कि अगर हम यहां तक पहुंच गए तो अगर यहाँ पे जिस देश का संभावना होगा वो देश क्या कर सकता है, वो देश यहाँ पर बेहतर तरीके से EEZ को कार्यान्वित कर सकता है। एक मिनट बच्चों। अब विवाद क्या है, तो कहा गया विवाद का मूल है 1914 में बॉम्बे सरकार का प्रस्ताव, जो अलग अलग व्याख्या निहित करता है, जिसमें ब्रिटिश शासन के तहत सिंध और कच्छ शासन के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। अब मेन ये प्रॉब्लम क्या है इसमें, तो कहा गया कि यहाँ पे कुछ दावे हैं। जो पाकिस्तान का दृष्टिकोण है ये कहता है कि सीमा के पूर्वी किनारे के अनुसार विभाजन होना चाहिए, और जिससे क्रिक जो है, जो क्रिक क्षेत्र है वो पाकिस्तान को मिले। यानी जैसे ये जो है मान लीजिए ये क्रिक क्षेत्र है, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भारत यहीं तक रहे और चूंकि ये क्षेत्र किसको मिल जाए, पाकिस्तान को मिल जाए, ठीक है। भारत का जो है कि जो थालविक सिद्धांत है, जिसको हमने कहा कि अगर थालविक सिद्धांत क्या है कि अगर कोई प्राकृतिक कारक है, जैसे दो देशों की सीमा का बंटवारा हो रहा है, अगर ऐसा कुछ है, तो अगर जो है किसी प्राकृतिक सीमा में अगर प्राकृतिक कारक में कोई परिवर्तन होता है तो सीमा में भी उसी हिसाब से परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो भारत कह रहा है कि नहीं नहीं, ये तो यहां तक हमारा ही है, हालांकि ये है भारत के कंट्रोल में ही, ठीक है। पाकिस्तान का दावा है कि सर्किट नौगम में नहीं है, इसलिए थालवेग नियम नहीं हो सकता, क्योंकि वो है क्या कहते हैं, दलदली भूमि है, इसीलिए वो क्या है कि वहां पर आराम से नाव वगैरह नहीं चलाई जा सकती, तो इसीलिए थालवेग नियम यहाँ पे लागू नहीं हो सकता। लेकिन भारत कहता है लागू होगा। भारत कहता है कि जब उच्च ज्वार आता है तो यहाँ पे बहुत आसानी से नाव चलाया जा सकता है, इसीलिए आप कहते यहाँ पे थालवेग का सिद्धांत लागू होगा। इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि इसमें पाकिस्तान लगातार जो है घुसपैठ करने की बात कर रहा है, भारत भी तटरक्षक बल यहाँ पे गश्त कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जितने संसाधन हैं उस पर दोनों देश दावे कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर कहा जाता है कि जो ढीर वही शेर, जिसकी लाठी उसी की भैंस, वही चीजें होंगी, ठीक है। अब आते हैं कूटनीतिक स्थिति पे। विवाद को संयुक्त संवाद की ट्रैक 2 कूटनीति में उठाया गया है, लेकिन अविश्वसनीय और रणनीतिक घटनाओं के कारण यह उलझ रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान जैसा देश जहां पे खुद जो है पता नहीं कि क्या करना चाहिए, वो तो किसी से भी उलझ सकता है। अगर नवीनतम विकास देखें
तो 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सर्किक के पास किसी भी पाकिस्तानी आक्रामक जवाब का निर्णायक रूप से उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, भारत भी तैयार है, उधर पाकिस्तान भी तैयार है। जो है सिंपल सी बात ये है कि वो लोग, पाकिस्तान से हमारी क्या ही तुलना है। ठीक है, आप देखेंगे पाकिस्तान की बढ़ती समुद्री गतिविधि या सैन्य मूवमेंट की प्रतिक्रिया हो सकती है। मछली पकड़ने से जुड़े घुसपैठ और क्षेत्रीय आक्रमण को रोकने का प्रयास। इस चेतावनी ने सर्किक को जो क्षेत्रीय सुरक्षा और संवेदनशील जो सूची में जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये है 96 किलोमीटर का कच्छ के रण में एक क्षेत्र है जहां पे जो है थालवेग सिद्धांत भारत कहता है वो अप्लाई हो, पाकिस्तान कहता नहीं, पूर्वी किनारे तक भारत रहे, उसके बाद में हम होंगे। ठीक है, ये चीजें हैं। अब आइए, भारत ने वन्य जीव सप्ताह 2025 के दौरान 5 प्रजातियों की परियोजना शुरू किया है। कौन कौन सी ये 5 प्रजातियां हैं? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर, प्रोजेक्ट घड़ियाल, मानव वन्यजीव संघर्ष के लिए उत्कृष्टता केंद्र और साइबर टाइगर रिजर्व के बाहर जो है बाघों का पहल। ठीक है, ये जो है 5 जो है उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इसके लिए निगरानी कार्यक्रम है कि गंगा नदी पर जो डॉल्फिन है, जो भारत की राष्ट्रीय मछली है, और सीटेसिन का दूसरा चक्र, और पूरे भारत में बाघ अनुमान 8 क्षेत्रों में फील्ड मैनुअल और स्नो लेपर्ड के अनुमान चक्र, ये सारी चीजें हम लोग करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में प्रजाति डेटाबेस को मजबूत करना, रुझानों को ट्रैक करना और राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण में भागीदारी करना। ठीक है, और इसके लिए हैकाथन भी है, जो है विशेष तौर पे अगर कहें तो जो है मानव और वन्य जीव संघर्ष सह अस्तित्व जो है, ये इसका मुख्य लक्ष्य रहा, जिसमें 420 प्रतिभागी, 75 संस्थान, 20 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ी सी टेक्निकल चीजों पर। यूथनेशिया क्या होता है? कि अगर किसी को कोई घातक बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, जिसके कारण वो अत्यंत कष्ट में, कहा है अत्यंत कष्ट में है, तो ऐसे में उसे कोई इंजेक्शन दे करके या फिर किसी तरीके से उसको मारा जाए, ये है क्या? यूथनेशिया, उसके जीवन को समाप्त कर दिया जाए। भारत में देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार जो निष्क्रिय यूथनेशिया है उसको मान्यता दिया गया है, लेकिन इसका चुनौतीपूर्ण क्रियान्वयन व्यक्ति की गरिमा के संवैधानिक अधिकार को बनाए रखने के लिए ढांचे में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है। अब देखिए, 2 तरह की होती है ये यूथनेशिया। कौन से? एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। सक्रिय क्या होता है? कि अगर रोगी है, वो चल फिर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, ऐसे में वो स्वयं के लिए अपना रोग, अपनी समस्या बता करके, चूंकि उसको जब जीवन का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है, तो वो इतना बुरी मृत्यु क्यों प्राप्त करे? जैसे HIV है, HIV मतलब सड़ा के मारता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से इतनी बुरी मौत से पहले उसे इच्छा मृत्यु दे दी जाए, उसको मरने का अधिकार दे दिया जाए। ठीक, दूसरा है निष्क्रिय, जब रोगी क्या हो जाए? असाध्य रूप से बीमार हो जाए, जिसमें आप देखेंगे वेंटिलेटर पे वो हो और चिकित्सकीय उपचारों द्वारा उसे वापस लाने, नॉर्मल वो कभी हो ना सके, यानी ऐसा हो जाए कि जैसे ही वेंटिलेटर से हटाया जाएगा वैसे ही ये मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे में ये जो सम्मानपूर्ण मृत्यु का अधिकार को सुनिश्चित करना है, यहाँ पे भारत में कहा गया कि ठीक है, ऐसी स्थिति में कम से कम 3 डॉक्टरों के जब यही जो है वो हो, और एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने उसे यूथनेशिया दिया जा सकता है। ठीक है, इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। अब BNS 2023 के तहत जानबूझकर मृत्यु को पहुंचाने के इरादे से किए गए कृत्य को धारा 100 और 101 के तहत इरादतन हत्या या हत्या माना गया है। अब एक इसमें बहुत
क्या कह सकते हैं, एक बहुत ज्वलंत मुद्दा था अरोड़ा शानबाग बनाम भारत संघ 2011 का मामला। उसमें कहा गया कि जो जीवन है वो जीवन उपचार, अगर किसी को उपचार के माध्यम से सही नहीं किया जाएगा तो राइट टू लाइफ और राइट टू डाई ये दोनों एक ही हो जाएगा। यानी मेरे पास जीने का अधिकार है तो मेरे पास मरने का अधिकार है। राइट टू डाई विथ डिग्निटी, सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार के बारे में बात किया गया, ठीक है। लेकिन इसमें कहा गया कि निर्णय लेने की क्षमता तभी होगी जब ये क्षमता वो व्यक्ति ऐसे ही हो जाए कि मतलब अब अपने लिए वो निर्णय ले सके, एकदम असाध्य हो जाए, वेंटिलेटर पे हो जाए। दूसरा मामला आया 2018 में, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ। सर्वोच्च न्यायालय ने सम्मान पूर्वक मृत्यु के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी। एडवांस मेडिकल डायरेक्टर या लिविंग विले, ठीक है, के उपयोग को वैध ठहराया। अब ये है, ठीक है, अरोड़ा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सिंप्लीफाई द प्रोसेस टू मेकिंग लिविंग विल द एंड द विथ होल्ड। मतलब यहाँ पे जो बात कही गई है कि मतलब एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव या विलिंग विले विनिर्दिष्ट, जिसमें यह विनिर्दिष्ट हो कि किसी भी परिस्थिति में उपचार रोका जा सकता है, इसको वैध ठहराया अगर वो उस स्थिति तक पहुंच गया है तो, ठीक है। अगर इच्छा मृत्यु पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश की बात की जाए तो भारत जो है न्यायालय ने 2023 में 2018 के इच्छा मृत्यु के दिशा निर्देशों को जो है संशोधित किया ताकि निष्क्रिय यूथनेशिया प्रदान करने में सरलता और सुगमता हो, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो मानसिक अस्वस्थ वाला वयस्क लिविंग विल तैयार कर सकता है, इस दस्तावेज में 2 गवाहों की उपस्थिति आवश्यक, यानी 2 ऐसे लोग हैं जो कि उनकी एग्जैक्ट जो रिलेटिव ना हो, क्योंकि हो सकता है कि रिलेटिव जो है, जो बच्चे हैं, वो प्रॉपर्टी के चक्कर में ऐसी चीजें कर सकते हैं। इन हस्ताक्षरों को नोटरी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रकाशित किया जा सकता है। मेडिकल बोर्ड की मंजूरी की जा सकती है। 2 अलग अलग मेडिकल बोर्ड गठित किए जाएंगे जिसमें 48 घंटे के अंदर अनुशंसा प्रस्तुत करनी होगी, तभी जो है ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। उच्च न्यायालय द्वारा निगरानी भी होगी। यदि अस्पताल मेडिकल बोर्ड इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं देते तो मरीज के परिजन उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। न्यायालय इसके बाद मामले की समीक्षा हेतु एक मेडिकल बोर्ड का गठन करेगा। ये चीजें हैं। अब इच्छा मृत्यु को लिए मेन प्रॉब्लम क्या है? एक तो आप कह रहे हैं कि डिग्निफाइड डेथ की बात कर रहे हैं, दूसरे वो तो खुद जो है आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं ले रहा, क्योंकि वो जो कहाँ पे है, वेंटिलेटर पे है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की स्थिति तो यही है। और अगर मान लीजिए आपने कुछ ऐसा किया, उसको इच्छा मृत्यु दे दी और उसके कुछ समय बाद ही क्या हो जाए कि उस रोग का इलाज होने की संभावना हो जाए, यानी वो रोग क्या हो जाए, उपचार के अवेलेबल हो जाए, तो यानी आपने उसको क्या कर दिया, मार दिया, वो ऐसा, अब वो रोग असाध्य नहीं रह गया, ठीक है। तो ये भी तो एक समस्या है। अब जो निष्क्रिय मृत्यु जो है, इच्छा मृत्यु है, ये कौन तय करेगा कि वो आदमी मरना चाहता है या नहीं मरना चाहता? तो हो सकता है कि उस आदमी को मरने की जो है इच्छा न हो। और प्रत्येक व्यक्ति को उपशामक देखभाल और कानूनी सुरक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए, इसलिए किसी को मारना कहां तक संभव है? तो ये चीजें हैं। तो भारत में जो है, जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है, उसमें सुधार क्यों आवश्यक है? एक तो इतना लंबा आपने प्रोसेस बना दिया है, दूसरा लोगों को उतना ज्ञान नहीं है, तीसरा ऐसी जागरूकता सब में नहीं है, चौथा सामाजिक और सांस्कृतिक चिंताएं भी हैं। क्योंकि अगर आप देखिए तो इच्छा मृत्यु कहा गया कि अपने से मृत्यु हो जाए, ठीक है, लेकिन अगर किसी तरीके से किसी के द्वारा मारा जा सकता है तो हो सकता है कि उसको मोक्ष न मिले और खंडित स्वास्थ्य
देखभाल प्रणाली। आप स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर करो ना, इच्छा मृत्यु की तरफ क्यों जा रहे हो? लोग वैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए सुधार की आवश्यकता है कि एक तो एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए जिसमें आधार से जोड़ा जाए, जिसमें लिविंग विल को हम बता सके, उसको रजिस्टर कर सके, उसको अपडेट कर सके, उसको रिवोक कर सके कि हमें चाहिए या नहीं चाहिए। ऑनलाइन ही सारी चीजें हो। ठीक है, डॉक्टरों को मानसिक क्षमता और सत्यापन ऑनलाइन करने की अनुमति दें। कागजी कार्रवाई में बहुत सारी देर हो जाती है। अस्पताल स्तरीय नैतिक समितियां जो वरिष्ठ चिकित्सकों, उपसामकों की देखभाल विशेषज्ञों और एक स्वतंत्र सदस्य सहित समितियों की स्थापना करना, और 48 घंटे के भीतर जीवन रक्षक प्रणाली से हटाने का अधिकार देना। ठीक है, पारदर्शी निगरानी, एक लोकपाल का गठन भी किया जाए और इसको विश्वसनीय बनाने के लिए और इसका दुरुपयोग रोकने के लिए भी पूरी व्यवस्थाएं की जाए। ठीक है, ये चीजें हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी को राइट टू डाई कह रहे हैं, डिग्निफाइड डाई कह रहे हैं, कि अगर हम किसी को गरिमापूर्ण मृत्यु की बात कर रहे हैं, तो ये ना हो कि गरिमापूर्ण मृत्यु के नाम पे हम उसे किसी दूसरे के भरोसे छोड़ दें। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है निजता का अधिकार की बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि भाग 21 अनुच्छेद 21 भाग 3 में गारंटी दी गई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है। अब देखिए, फिजियोलॉजी के या चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन के कारोलिस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल पुरस्कार ने फिजियोलॉजी के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया है वो मैरी ई ब्रंको अमेरिका। ठीक है, फ्रेड रमडेल अमेरिका और सिमोन साकागुची जापान को मिलाकर दिया है, जो कि जीन संबंधी खोजों के लिए दिया है, जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं और अनुवांशिक कोडों की व्याख्या करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम कैंसर में और स्व प्रतिरक्षी रोग में और प्रत्यारोपण में हम इसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। आगे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वॉटसन किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 2008 में ये प्रश्न आया था। तो आनुवंशिकी के क्षेत्र में ऐसा प्रश्न आ चुका है, तो आपको भी ऐसे प्रश्नों को तैयार करना चाहिए। अब भौतिकी के क्षेत्र में जो सुपर कंडक्टिव जो है सर्किट के लिए जो खोज कर रहे हैं, क्वांटम प्रौद्योगिकी के लिए बेहतर खोज है, इसके लिए 3 लोगों को ये क्या कह सकते हैं, ये पुरस्कार दिया जा रहा है। किसको? जॉन क्लार्क, ठीक है, मिचेल एच डिवोट और जोहन एम मार्तिमिस, जॉन एस मार्तिमिस। ये जो है तीनों कहाँ के हैं? तीनों अमेरिका के हैं। ठीक है, तो आपको ये चीजें हैं। इन्होंने एक अतिचालक पदार्थ का उपयोग कर किया और जो है जेफिंसन जंक्शन अतिचालन प्रणाली का निर्माण किया, जिसमें अरबों कूपर जो है युक्त समूह क्वांटम वस्तु के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, इससे क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी प्रभाव और वैश्विक प्रासंगिकता, देखिए राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन जैसे भारत जैसे देशों में भी ये बेहतर काम कर सकता है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वह संदर्भ है जिसमें क्यूबिक शब्द का उपयोग किया जाता है। तो आप क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं। 2022 में ये प्रश्न था। अब अफगानिस्तान पर 7वीं मॉस्को फॉर्मेट वार्ता। ठीक है, भारत ने अफगानिस्तान में जो बगराम एयरबेस पे नियंत्रण करने की जो ट्रम्प की योजना है, जिसको कहा था कि जल्दी से दे दो नहीं तो हम जो है फिर से अटैक कर देंगे, इसका विरोध किया है। इसमें तालिबान, पाकिस्तान, चीन और रूस के साथ गठबंधन किया है। ठीक है,
बगराम अफगानिस्तान का सबसे बड़ा वायुसेना अड्डा है जो सैन्य विमानों और हथियार वाहक विमानों को उतरने के लिए उपयुक्त है। इसे 2021 में अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की वापसी से पहले खाली कर दिया गया था। यही का वो जो बगराम का ही वो सीन है जिसमें आप देखेंगे कि तमाम अफगानिस्तान के लोग जो है दौड़ कर जाना चाहते हैं फ्लाइट पर, लेकिन जो है फ्लाइट के जो है चक्कों में बैठकर जाना चाहते हैं। और इसमें क्या होगा, यह एक क्षेत्रीय राजनीतिक मंच है जो रूस ने वर्ष 2017 में शुरू किया, जिसका उद्देश्य है अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों और अन्य प्रमुख हितधारकों के बीच संवाद को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या है, तो शांति, स्थिरता और विकास अफगानिस्तान में इसको प्रोत्साहित करना। ठीक है, अब देखिएगा कि 2021 से पहले भी भारत ने अफगानिस्तान के लिए काफी चीजें की हैं और उसके बाद भी काफी चीजें करता रहा है। इसके जो प्रारंभिक सदस्य हैं रूस, भारत, अफगानिस्तान, ईरान, चीन और पाकिस्तान है। ठीक है, अब नेटपोल रेक्स, ठीक है, ये क्या है, ये है जो भारतीय तटरक्षक बल हैं उनके द्वारा किया गया जो अभ्यास। ठीक है, क्या है, ये प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है। क्या है, प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है जो समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के ढांचे के लिए एक घटक के रूप में काम करता है। इसकी जो उद्देश्य है वो राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना पर एक राष्ट्रीय तैयारी, अंतर एजेंसी समन्वय और समुद्री तेल रिसाव के प्रति प्रतिक्रिया देना। क्योंकि अब देखिए जो है, मान लीजिए किसी देश से अगर वो आ रहे हैं, क्या कह सकते हैं, तेल आ रहा है, वो तेल समुद्र के सतह पे गिर जाए तो इससे क्या होगा कि समुद्र की सतह पर वो तेल फैल जाएगा। अब इससे जो सूर्य की किरणें होंगी वो समुद्र के सतह तक आ नहीं पाएंगे, और आ नहीं पाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो उसके नीचे का बायोडायवर्सिटी वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी जैविक रेगिस्तान हो जाएगा। और जो पक्षी हैं, जो उत्प्लवक पक्षी, जैसे जो ऊपर से उड़ के आते हैं और जो समुद्र में डुबकी लगाते हैं और फिर उड़ जाते हैं, तो ऐसे पक्षियों को जब वो डूबेंगे तो उनके जो है क्या होगा, उनके पंखों में तेल लग जाएगा, और तेल लग जाएगा तो फिर वो उड़ नहीं पाएंगे, यानी उनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो इसको लेकर के, तेल रिसाव को लेकर के, और आर्सेनिक बहुत अधिक होगा, अगर वेल के ऊपर लग गया ये तेल तो वेल ठंड के कारण मर जाएगी। तो इसलिए जो समुद्री तेल रिसाव है उसको भी हम क्या कर रहे हैं, कम करने के लिए ये ड्रिल की जा रही। कौन सा, नेटपोल रेक्स। ठीक है, आईसीजी और समुद्री पर्यावरण संरक्षण में भूमिका। केंद्रीय समन्वय प्राधिकरण, जो भारतीय तटरक्षक बल है वो तेल के रिसाव की प्रतिक्रिया के लिए केंद्रीय समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। वर्ष 1993 में इसको अनुमोदित किया गया, जो तेल रिसाव की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान करेगा। भारत में 75% से अधिक जो ऊर्जा है वो समुद्री तेल से आती है, समुद्री मार्ग से आती है। समुद्री मार्गों और बंदरगाहों में तेल का रिसाव से बचना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। अब आते हैं वेरी लार्ज गैस कैरियर शिवालिक। तो भारत ने विशाखापत्तनम बंदरगाह पे भारतीय ध्वज के तहत भारत के पहले विशाल गैस वाहक शिवालिक का आगमन पर औपचारिक स्वागत किया, जो समुद्री आत्मनिर्भरता और ऊर्जा सुरक्षा के बीच मील का पत्थर होगा। ठीक है, ये इसका आकार की बात करें तो इसकी लंबाई 225 मीटर है और क्षमता लगभग 82,000 क्यूबिक मीटर है, जो बड़े पैमाने पर तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी और जैसे प्रोपेन और ब्यूटेन का परिवहन कर सकता है। ये तापमान नियंत्रण प्रणाली और वैश्विक सुरक्षा मानकों के तहत बनाया गया है। ठीक है, अब ये क्या होगा कि जो भारत की जो अरब सागर के साथ में, अरब की खाड़ी के साथ में जो भारत की ऊर्जा कनेक्टिविटी है उसे मजबूत करेगा, समुद्री आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। ठीक है, नौवहन को बढ़ावा देगा, और जो भारत का लक्ष्य है निर्माण, स्वामित्व, मरम्मत और पुनर्चक्रण के साथ में समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना, जिससे आयात निर्यात दक्षता की वृद्धि होगी
जो विकसित भारत 2047 तक जो है लक्ष्य है उसमें क्या करेगा, योगदान देगा। अब आते हैं एडीआर पे। काफी चर्चा में रहा और काफी ज्यादा प्रश्न पूछे गए एडीआर से। तो विधि एवं न्याय मंत्री ने पंच परमेश्वर सिद्धांत का हवाला देते हुए एडीआर विवाद समाधान, वैकल्पिक विवाद समाधान को मजबूत करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। क्या है ये? न्यायालय के बाहर मामलों को सुलझाने के लिए तीव्र, लागत प्रभावी और सहयोगात्मक विकल्प प्रदान करने वाला है। भारत में आप देखेंगे तो अनुच्छेद 39 के ए में समान निशुल्क और न्याय की सहायता, मध्यस्थम सुलह जो है मध्यस्थता और लोक अदालत जैसी जो सिविल प्रक्रिया है, सिविल प्रक्रिया की धारा 1908 की धारा 89 के तहत मान्यता प्राप्त है। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 जिसका 2021 में संशोधन किया गया, इसमें सिविल और समनीय अपराधों में बाध्यकारी जो है समाधान देने की अनुमति है और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए विवाद समाधान हेतु 190 दिन की सीमा के साथ में भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापित करने की बातें की गई हैं। इस मॉडल क्या है? एक मध्यस्थ होगा, ठीक है, जो कि क्या करेगा, मध्यस्थता निष्पक्ष जो है रहेगा, सुलह और अधिक हस्तक्षेप के साथ पारिवारिक, व्यवसाय, रोजगारों विवादों में हम समाधान करेंगे, नेगोशिएशन की बात करेंगे और लोक अदालतों में हम छोटे छोटे सिविल मामलों में जो क्या कहते हैं न्यायालय से ही बाहर जाकर के हम ये काम कर सकते हैं। यानी लंबी और खर्चीली जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको कम करने की बात कही गई है, ठीक है। जो न्यायालय में लंबित मामले हैं, जो है सभी के लिए न्याय सुलभ, लंबी जो समय, लागत बहुत अधिक होता है और तारीख पे तारीख मिलती है, न्याय नहीं मिलता, इन सब चीजों को भी समाधान करने की आवश्यकता है, ठीक है। ये चीजें हैं। अगर आप देखें जो चुनौतियां हैं वो क्या है? एक तो बुनियादी संरचना की कमी है, प्रवर्तन में कमी है, जो विधिक सांस्कृतिक मानसिकता के लोग हैं वो किस तरह से आपस में वो करेंगे, ऐसे चीजों में कमी है, गुणवत्ता का अभाव है, गुणवत्तापूर्ण तटस्थों का अभाव है और प्रतिक्रिया की जटिलता भी यहाँ पर देखने को मिलती है। आप देखेंगे बुनियादी अवसंरचना का निर्माण करना बेहतर होगा, अप स्किल और जो क्या कहते हैं और एजुकेट करना, लोगों को शिक्षित करना, विनियमित और सुदृढ़ीकरण करना और मानकों को उत्पन्न करना, प्रतिक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, ये सारी चीजें यहाँ पे शामिल हो सकती हैं। प्रश्न ये आया था कि लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा सही है? लोक अदालतों के पास में पूर्व मुकदमेबाजी स्तर पर मामले के निपटाने का अधिकार क्षेत्र है, न कि मामलों का जो अदालत के समक्ष है, ठीक है। लोक अदालतें उन मामलों को निपटा सकती हैं जो दीवानी और फौजदारी प्रकृति के नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों अगर लंबित है तो भी यहाँ पे जा सकता है और अगर अभी नए हैं तो भी जा सकता है। यहाँ पे दीवानी, फौजदारी, दीवानी तरक्की के तो जा सकते बहुत आसानी से, ठीक है। प्रत्येक अदालत या तो केवल सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी हो सकते, बिल्कुल नहीं, कोई भी मध्यस्थता कर सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी। तो मेंस में जो प्रश्न आया था कि लोक अदालत द्वारा, नहीं अभी पीटी का ही है, लोक अदालत द्वारा किया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय के आदेश डिग्री माना जाएगा और इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल। विवाह संबंधी पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मिलित नहीं, बिल्कुल सम्मिलित होंगे, अभी हमने पढ़ा। तो यानी ऑप्शन नंबर एक सही है। 2015 का एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में प्रकाशित अध्यादेश द्वारा मध्यस्थता सुलह अधिनियम 1996 के प्रमुख परिवर्तन किए हैं। भारत के विवाद समाधान तंत्र तक, ये जो है पीसीएस में एक प्रश्न आया था कि विवाद जो है एडीआर के बारे में बताएं, ठीक है। अब अगला है कि इस समय पे काफी चर्चा है कि भारत में विदेशी ऋण लगातार बढ़ रहे हैं, बढ़कर लगभग 747.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गए हैं, जो पिछली तिमाही की तुलना में 1.5% की वृद्धि है।
ठीक है। अब इससे क्या होगा कि अगर देखिए तो विदेशी जो ऋण बढ़ेगा तो समस्या हमारी बढ़ जाएगी। एक तो देखिए हमारा $1 इस समय पर लगभग 85 के आसपास चल रहा है। अब सोचिए कि हमने अगर मान लीजिए कि जब वही डॉलर 60 का था तब लिया था, हमने 60 का था तब लिया था। अब आज जो है जब वो 85 हो गया है तो हमारा ऋण ऑटोमेटिक बढ़ गया है। तो आप देखिएगा कि जो भारत की विदेशी ऋण है वो भारत की जो फॉरेक्स रिजर्व है उसका 93% है। ठीक है। जो क्या कहते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो है ये 18.9% है। हालांकि आप कुछ देशों में, अमेरिका जैसे देशों में ये 80% तक पाओगे, लेकिन ये भी जो है राजकोषीय घाटा के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है। ये चीजें अमेरिका जो है मुद्रा के अनुसार जो संरचना है, जो भारत का लगभग 53.8% जो विदेशी ऋण है वो डॉलर में है। लगभग 30.6% जो विदेशी ऋण है वो रुपया में है। लगभग 6.6% जापानी येन में है। लगभग 4.6% एसडीआर में है जो कि आईएमएफ की मुद्रा है। और लगभग 3.5% यूरो की मुद्रा है। और गैर वित्तीय निगम में लगभग 35.9% और सरकारी एवं वित्तीय संस्थाओं में जो से सारे ऋण हैं वो वहां पे है। ठीक है। ये चीजें हैं। ठीक है। तो प्रश्न है कि भारत में एफडीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से प्रमुख विशेषता मानी जाती है? तो आप कहेंगे यह मूलतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। प्रश्न है कि मेंस में कि उदारीकरण के बाद की अवधि के दौरान बजट बनाने के संदर्भ में सार्वजनिक व्यय प्रबंधन सरकार के लिए एक चुनौती है, स्पष्ट करें। 2019 का क्वेश्चन है, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो इसको जरूर एक बार लिखने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो जब हम पढ़ाएंगे तो हम इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। चलिए आज के लिए इतना करते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जुड़े रहिए अद्वैत आईएएस के साथ।